सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो में जो कि आप सभी का है, आज का जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं वो सामाजिक शिक्षा एजुकेशन 6, ठीक है ना। ये जो हमारा होता है, ये एजुकेशन जो होता है हमारा, ये शिक्षा होता है। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। समावेशी शिक्षा में साथियों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं देखा था। अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार, अनेक शिक्षा के खोजकर्ताओं के अनुसार, और उसी में मैंने समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसका क्षेत्र क्या होता है, समावेशी शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, समावेशी शिक्षा के महत्व क्या होते हैं, मैंने इसके पिछले वीडियो में पूरा देख लिया है। और उसके साथ साथ मैंने संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी मैंने देखा था। लास्ट पॉइंट था ये आप सभी को, यहीं पर आपकी वीडियो जो हुई थी वो एंड हुई थी। और अब हम लोग देखेंगे अपना दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे विशिष्ट बालकों का अर्थ एवं परिभाषाएं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर बताया गया कि विविध आवश्यकता वाले बालकों को अपवादी बालक भी कहा जाता है। सामान्यतः वे, ठीक है ना साथियों, सामान्यतः वे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व एवं व्यवहार के द्वारा अपनी उम्र, जी हाँ साथियों, अपनी उम्र के अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं। अपनी उम्र के अन्य बच्चों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर भिन्न होते हैं और विविध, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, विविध या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहे जाते हैं। इन बच्चों का मानसिक विकास या तो इतना अधिक होता है, या तो इतना अधिक होता है कि वे आगे निकल जाते हैं, या फिर इतना कम होता है कि वे अन्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में इस प्रकार के बच्चों को अलग प्रकार की शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं द्वारा आवश्यकता होती है। अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार। सबसे पहले किसका देखेंगे साथियों, यहाँ पर क्रो एंड क्रो के अनुसार यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर है कि विशिष्ट प्रकार या फिर विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इंग्लिश में भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हीबर्ड के अनुसार क्या बताएगा साथियों, यहाँ पर किसके अनुसार, हीबर्ड के अनुसार यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया कि विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे आते हैं, विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। ये किस में आते हैं, विशिष्ट में आते हैं, ठीक है। या जिनमें मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है, या जिनको व्यवहारिक, सामवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती हैं, या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिनके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट अपना देखेंगे हेक के अनुसार। हेक के अनुसार बताया ये गया है साथियों यहाँ पर कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा अन्य गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा से में भिन्न होते हैं। यानी विशिष्ट बालक वह बालक होते हैं जो किसी एक अथवा कई गुणों, एक गुण या फिर कई गुणों से दृष्टि से सामान्य बालक से या फिर पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है, जो हमारा आता है वो आता है क्रिक के अनुसार। क्रिक के अनुसार क्या होता है, यानी यहाँ पर विशिष्ट बच्चे मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। उनकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे स्कूल के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनका सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। उसके बाद हैबिट तथा फोरनेस के अनुसार बताया गया है, यानी विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं
अनोखी हो, अर्थात सामान्यतः ऐसे गुण दुर्लभ हो, ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताएं उसकी प्रकृति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक दृष्टियों से इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या अनुदेशन की आवश्यकता होती है। अतः उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कि विशिष्ट बालकों की प्रकृति एवं विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि विविध आवश्यकता वाले बालक अन्य सामान्य या औसत स्तर के बालकों से अलग होते हैं। दूसरा कहता है हमारा पॉइंट कि ये प्रायः विलक्षण प्रतिभा, असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं। तीसरा यहाँ पर बताया गया है कि यह भिन्नता सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। चौथा बताया गया यहाँ पर कि विविध आवश्यकताओं के कारण इन बालकों को अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला बताया गया यहाँ पर कि इन्हें अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन, आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। छठा नंबर बताया गया यानी इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। सातवां बताया गया यहाँ पर कि ये बालक प्रायः शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक रूप से विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं। आठवां बताया गया यानी इन बालकों को यहाँ पर बताया गया है कि इन बालकों को विशिष्ट शिक्षा के साथ साथ विशेष सेवाएं, देखभाल एवं सहानुभूति की आवश्यकता होती है। उसके बाद चलिए नवा पॉइंट देख लेते हैं। नवा पॉइंट है नहीं, 8 ही पॉइंट थे और 8 पॉइंट आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला यहाँ पर बताया गया कि विशिष्ट एवं सामान्य बालकों में अंतर, ठीक है ना, यानी कि विशिष्ट एवं सामान्य बालकों में अंतर कौन कौन से हैं। एक तरफ आपको विशिष्ट बालक दिया गया, एक तरफ आपको विशिष्ट बालक दिया गया, एक तरफ आपको सामान्य बालक दिया गया, नॉर्मल एक तरफ विशिष्ट एक तरफ सामान्य। पहला पॉइंट विशिष्ट में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि विशिष्ट बालक प्रायः शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर दिया गया कि इन बालकों के शारीरिक विकास का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ने के कारण विभिन्न रोगों से ग्रसित रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सामान्य में हम लोग देखेंगे कि सामान्य बालक शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होते हैं और ये क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। और इनमें क्या होता है कि शारीरिक विकास का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ने के कारण विभिन्न रोगों से ग्रसित होते हैं। यहीं पर होता है सामान्य में क्या होता है, सामान्य बालकों का विशिष्ट बालकों की तुलना में मस्तिष्क पूर्णतया स्वस्थ एवं रोगमुक्त होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर विशिष्ट बालक में कहा जा रहा है कि विशिष्ट बालक जो होते हैं वो प्रायः अपंग या पोलियोग्रस्त, और पोलियो तो लगभग अब खत्म कर दिया गया क्योंकि पोलियो को ड्राफ्ट अब बच्चों को नहीं पिलाई जाती क्योंकि हमारे इंडिया से पोलियो खत्म हो चुका है, जड़ से उसको नाश कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर पोलियोग्रस्त या अत्यधिक लंबे या फिर मोटे, पतले या शारीरिक विकारों से ग्रस्त होते हैं, मतलब जो शरीर होता है उनका, ठीक है ना, बेडौल हो जाता है या फिर कह लीजिए या कोई अंग होता है वो ज़्यादा भारी हो जाता है, कोई अंग बहुत अपने आवश्यकता के अनुसार छोटा हो जाता है, तो इस तरह से होते हैं हमारे, ये फिलहाल अपंग ही कहते हैं या शरीर के विकार ही कहते हैं। उसके बाद यहीं पर हो जाता है कि सामान्य बालक इन सभी विकारों से रहित होते हैं और अच्छी शारीरिक बनावट वाले भी होते हैं। क्लियर, बिल्कुल। अगला यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है विशिष्ट में कि विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि या तो बहुत अधिक 140 से अधिक होती है अथवा बहुत ही कम, या फिर कितनी होती है, 90 से कम होती है। मतलब देखिए क्या होता है कि जो सामान्य बुद्धि का होता है वो 90 से 110 के बीच होता है। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कितना, 90 से कितना किया गया है, 110। अब यहीं पर बात करते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा 40 होती है, 140। अगर 140 से ज़्यादा हो जाएगा, देखिए कभी क्या होता है, कहते हैं ना हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ज़्यादा भी बुरी है और कम भी बुरा है। मतलब शरीर के लिए कम पानी अगर रहेगा तब भी नुकसान है, ज़्यादा पानी हो जाएगा तब भी नुकसान है, भोजन ज़्यादा खाना तब भी नुकसान है, कम खाना मतलब भूखे रह जाना फिर तो, ठीक है। तो यहाँ पर या तो फिर 90 से कम होगी तब वो मूर्ख होंगे या फिर कह लीजिए मतलब बुद्धिलब्धि वाले होंगे, या फिर 140 से अधिक होंगे मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे तब वो खराब होंगे। उसके बाद यहीं पर हमारा पांचवा पॉइंट कहता है कि इनकी शैक्षिक उपलब्धि या तो बहुत अच्छी होती है अथवा अत्यधिक न्यून, जिससे इन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले पॉइंट, पांचवें पॉइंट के सामान्य बालक में।
यानी सामान्य बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होती है, जिससे उन्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। क्या होती है साथियों? सफलता प्राप्त होती। छठे पॉइंट की बात कर ले तो छठा पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी जो विशिष्ट बालक या तो अति आशावादी होते हैं या फिर घोर निराशावादी होते हैं, और ये अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होने के कारण स्वयं को ही खोए रहते हैं। क्लियर? छठा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है सामान्य में, कि सामान्य बालक आशावादी, उभयमुखी एवं सामाजिक होते हैं तथा व्यवहारिक प्रवृत्ति के होते हैं। सातवां पॉइंट कह रहा है कि विशिष्ट बालकों का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है तथा वे प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, आनंद आदि का असहज रूप से प्रदर्शन करते हैं। सातवां नंबर इसका पॉइंट हो जाएगा, सामान्य बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ इनका सामान्य प्रदर्शन करते हैं। आठवां नंबर पॉइंट हो जाएगा, यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी अथवा अति निराशावादी होते हैं। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर सामान्य में हो जाएगा कि जो बालक अति महत्वाकांक्षी होते हैं। उसके बाद 9वां पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि विशिष्ट बालकों को अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय से समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 9वां नंबर पॉइंट इसमें हो जाएगा हमारा कि सामान्य बालक अपने परिवार, पड़ोस, समाज एवं विद्यालय के साथ आसानी से समायोजन स्थापित कर लेते हैं। 9वां नंबर पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? 9वां नंबर पॉइंट, जी हाँ साथियों, 9वां नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि विशिष्ट बालकों को अपने अंतर्निहित गुणों एवं संभावनाओं की विकास के लिए शिक्षा एवं विशेष शिक्षा एवं सेवाओं की जरूरत पड़ती है। उसके बाद यहीं पर पॉइंट अगला हमारा नंबर कहता है कि सामान्य बालक सामान्य शिक्षा द्वारा अपने अंतर्निहित गुणों का विकास करने में सक्षम होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम अगले पॉइंट की, जो कि हमारा दिया गया कि विशिष्ट बालकों की पहचान। विशिष्ट बालकों की क्या पहचान होती है? ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, क्या पहचान होती है उनकी। यहीं पर हम लोग देखेंगे कि विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि विशिष्ट बालकों की पहचान में जो हमारा पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट आता है हमारा कि व्यवहारात्मक अवलोकन। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, क्या आता है? व्यवहारात्मक अवलोकन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है कि सामान्य रूप से एक शिक्षक कक्षा में समस्त बालकों के व्यवहारात्मक अवलोकन के माध्यम से विशिष्ट बालकों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक निरीक्षण, परीक्षण एवं विश्लेषण के माध्यम से उनकी विशिष्टताओं का पता लगा सकता है या लगा सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि निरीक्षण द्वारा यानी अध्यापक कक्षा में विभिन्न बालकों में उनके विशिष्ट गुणों का निरीक्षण करके उनकी विशिष्टता ज्ञात कर सकते हैं और इन बालकों की विशिष्टता को पहचान कर उनके गुणों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करके उन्हें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि शैक्षिक परिणामों के आधार पर, यानी सामान्य रूप से समस्त बालकों के शैक्षिक परिणामों का अवलोकन करके शिक्षक विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि इनके शैक्षिक परिणाम सामान्य बालकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, यानी चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा, यानी प्रायः अनेक प्रकार से अवलोकन या विश्लेषण करने के पश्चात भी कभी कभी विशिष्ट बालकों की पहचान नहीं हो पाती है। इसके लिए इन बालकों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से चिकित्सकीय परीक्षण करके उनके विशिष्टता का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है 5वां नंबर कि मानसिक परीक्षण द्वारा यानी अत्यंत गंभीर विशिष्टता का पता लगाने के लिए विभिन्न मानसिक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ये TAT, ठीक है ना, रोशिया, स्याही धब्बा परीक्षण आदि, जिसके माध्यम से विशिष्ट बालकों की विशिष्टताओं का पता लगाया जा सकता है। अगला हो जाएगा साक्षात्कार के माध्यम से, यानी सामान्य बालकों का प्रत्यक्षता साक्षात्कार लेकर उनके विशिष्टता की पहचान की जा सकती है। ठीक है ना, क्या कही जा सकती है? पहचान उनकी की जा सकती है। क्लियर हो गया? यहीं पर बात करते हैं हम लोग कि विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। ठीक है ना, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, यानी इसमें जो वर्गीकरण होता है ये मोस्टली 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से? पहला हो जाता है हमारा शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, शैक्षिक अक्षमता और सामाजिक अक्षमता। ये 4 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, मेंटल, एजुकेशनल और सोशल। ठीक है ना, फिजिकल होता है हमारा शारीरिक, मेंटल मानसिक, एजुकेशन शैक्षिक
उसके बाद सोशल जो होता है वो हमारा सामाजिक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग शारीरिक अक्षमता, ठीक है ना, शारीरिक अक्षमता सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर हमारा 3 पॉइंट आता है, यानी संवैधिक रूप से विकलांगता, गतीय रूप से विकलांगता और बहुल विकलांगता। दूसरा मानसिक अक्षमता कितना क्या क्या होती है, कितने कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, वर्गीकरण इसको कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और मंदबुद्धि, 3 प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद शैक्षिक अक्षमता हम लोग कर सकते हैं 4 प्रकार से। कौन कौन? शैक्षिक रूप से संबंध बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, किसी प्रमुख विषय को सीखने में अयोग्य बालक, उसके बाद संप्रेषण बाधित बालक। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग चौथा, जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया भी था। कौन सा बताया था? सामाजिक यानी सोशल। पहला हो जाएगा यहाँ पर कि सामूहिक रूप से परेशान बालक, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक जो होते हैं वो सामाजिक अक्षमता वाले होते हैं। बाल अपराधी भी कुछ इसमें आते हैं और समस्यात्मक बालक भी आते हैं, वंचित बालक भी आते हैं और असमायोजित बालक भी इसी के अंतर्गत आते हैं। वंचित बालक मतलब घर से वंचित कर दिए गए हैं। समस्यात्मक, कोई इनके अंदर समस्या है, किसी समस्या से वो परेशान है, या फिर बाल अपराध, छोटे छोटे अपराध कर रहे हैं, बाल अपराध। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक जो होते हैं, जो मतलब तिरस्कार करके निकाले जाते हैं घर से। यहीं पर हमारा असमयोजित बालक भी आ जाते हैं। यानी यहाँ पर कुछ अक्षमताओं का उल्लेख कर रहे हैं। जैसे वंचित बालक में क्या आते हैं? भाषा से वंचित कर दिए जाते हैं, या धर्म से, जाति से, क्षेत्र से, वर्ग, वर्ण से, या लिंग से, ठीक है ना। लिंग मतलब जैसे कि वंचित कर दिए गए, गे है, ठीक है ना, गे का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो उस तरह की जो बालक होते हैं वो भी वंचित कर दिए जाते हैं, अधिकतर बालक। उसके बाद शारीरिक अक्षमता वाले, यानी जैसे कि वो क्या है? दृष्टि बाधित है या फिर श्रवण बाधित हो जाते हैं, उसी में वॉक, गूंगे हो जाते हैं, गामक विकलांगता, ये सब आ जाते हैं। और मानसिक में जो आपका आता है ये तो मेंटल, तो आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है ना, मानसिक मंदता, मेंटल जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आप सभी का आज का पॉइंट। आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने कवर किए, मतलब आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो होते हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका था ये लास्ट वाला था, कौन सा था? विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण वाला। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो हमारा टॉपिक जो खत्म होता है वो हमारा वंचित बालक पे खत्म होता है। और नेक्स्ट जो हम अपना टॉपिक देखेंगे वो वंचित बालक ही देखेंगे। वंचित बालक क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, वचन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और वंचित बालकों के प्रकार, उनके प्रकार के बारे में देखेंगे, लक्षण, पहचान, ये सब कुछ उस हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो भाई पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।